हेलो गाइस, माई सेल्फ अभिषेक, योर केमिस्ट्री टीचर। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने केसी की इक्वेशन ड्राइव की थी कि केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आज हम लोग केपी और केसी का रिएक्शन डिफाइन करने वाले हैं, क्योंकि आप मुझे खुद बताइए, क्या आप किसी भी गैसियस स्पीशीज के लिए मोल्स पर लीटर में कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं? द आंसर इज नो, वी कैन नॉट फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ गैसियस स्पीशीज इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो अभी तुमने जैसे देखा कि Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D divided by concentration of A की power A and concentration of B की power B. This was for very familiar reaction AA BB giving you C moles of C and D moles of D. ठीक है, यहां पर क्या प्रॉब्लम थी कि जो कंसंट्रेशन है जिसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया है इस Kc की इक्वेशन में, which was mole per liter, right? But this mole per liter is limited to the liquid solutions. We cannot find, for example, अगर मेरे पास A moles of A in gaseous phase, B moles of B in gaseous phase, then we can find C moles of C in gaseous phase and D moles of D in gaseous phase. अगर मेरे पास गैस फेज रिएक्शन है तो मैं यहां पर कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में डिफाइन नहीं कर सकता तो फिर हम कैसे किसी भी गैस फेज रिएक्शन के लिए हम लोग Kc या फिर Kp जो कि हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उनको डिफाइन करेंगे? ये सबसे बड़ी हमारे पास प्रॉब्लम है कि हम लोग गैस फेज रिएक्शन के लिए मोल पर लीटर की टर्म्स को डिफाइन नहीं कर सकते। जब हम नहीं कर सकते तो फिर हमें कंसंट्रेशन को किसी दूसरे टर्म्स में डिफाइन करना पड़ेगा, और वो टर्म है हमारे लिए पार्शियल प्रेशर की। ठीक है, तो अभी हम लोग पार्शियल प्रेशर की टर्म्स देखते हैं फटाफट से, और देखते हैं कि कैसे हम अपनी इक्वेशन को, जो कि Kc की इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, सपोज ये एक कंटेनर है जिसके अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैसियस स्पीशीज के। ठीक है, ये कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है V, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर लेट अस सपोज n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर प्रेजेंट। जब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, so because we know that the gas molecules have larger intermolecular distances, ठीक है, it means कि they are colliding with the wall of the container, and because of this they exert some pressure on the walls of the container. Now let us suppose कि अगर हम n number of molecules को increase कर दें by value of x, नाउ n प्लस x मॉलिक्यूल्स, हमने कुछ x मॉलिक्यूल्स और इसके अंदर डाल दिए। नाउ n प्लस x मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर प्रेजेंट इन द सेम कंटेनर ऑफ द सेम वॉल्यूम। n प्लस x मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर अवेलेबल इन द सेम कंटेनर ऑफ द सेम वॉल्यूम। नाउ we know that the pressure exerted by the n number of molecules on the walls of the container will increase by whatever is the factor, whatever is the number of molecules that we are adding। इस फैक्टर से हमारा कोई भी जो प्रेशर यहाँ पर साइड में वॉल्स पे लग रहा था वो प्रेशर इंक्रीज हो जाना चाहिए। इट मीन्स सी कंसंट्रेशन मीन्स हाउ मच इज अवेलेबल, हाउ मच इज अवेलेबल। हम लोग कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं दैट हाउ मच इज अवेलेबल, मोल पर लीटर डिफाइन करते हैं ना, तो हाउ मच इज अवेलेबल इन 1 लीटर, कितने मोल्स 1 लीटर में है, वही तो हमारी कंसंट्रेशन है। अब इसी चीज को हम यहाँ, सो नाउ व्हाटएवर वाज द प्रेशर बिकॉज ऑफ द n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नाउ द प्रेशर इज आल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज वी आर एडिंग मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सेम कंटेनर ऑफ द सेम वॉल्यूम। तो इट मीन्स फॉर गैसियस स्पीशीज, for gas phase species, we can find out the concentration of the gaseous species in terms of their partial pressure, in terms of their partial pressure। हम partial pressure के terms में concentration define कर सकते हैं gaseous phase के लिए। तो अगर partial pressure के terms में define कर सकते हैं तो जो Kc की equation थी उसमें भी कोई ना कोई changes आने चाहिए, और वो changes क्या है वो मैं अब आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले हमने concept देखा कि हम लोग n number of molecules of gas थी, तो उसके ऊपर
हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स थे जिनकी वजह से प्रेशर आ रहा था। अगर हमने मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए तो कितने मॉलिक्यूल्स की वजह से प्रेशर आएगा। नाउ बिकॉज कंसंट्रेशन इज हाउ मच इज अवेलेबल, तो कितने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं उनकी वजह से प्रेशर में भी तो चेंजेस आ रहे हैं। सो वी कैन फाइंड आउट द कंसंट्रेशन मींस हाउ मच ऑफ द गैस इज अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। हम पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में मेजरमेंट कर सकते हैं तो फिर हमारी जो केसी की इक्वेशन है वो कैसे चेंज हो जानी चाहिए, उसको चेंज करने के लिए फटाफट से देख लेते हैं। फॉर अ जर्नल रिएक्शन A moles of A in gaseous phase, B moles of B in gaseous phase, giving you C moles of C in gaseous phase and D moles of D in gaseous phase. इस रिएक्शन के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करने वाले हैं। What we can find out? We know that according to ideal gas equation, we know PV is equals to nRT. Now for this reaction KP means equilibrium constant in terms of their partial pressure. P denotes the partial pressure here. So KP is equals to pressure of C की power C and pressure of D की power D divided by pressure of A की power A and pressure of B की power B. ये हमारे पास Kp की इक्वेशन होनी चाहिए। But since we know that according to ideal gas equation PV is equals to nRT, now from this equation we can write P is equals to n upon V RT. अगर मैं P is equals to n upon V RT लिख सकता हूँ, so number of moles per unit volume is known as concentration. Now the pressure is equals to concentration into RT. This is how we can relate our partial pressure to the concentration term, because PV is equals to nRT. Now P is equals to n by V RT. अगर P is equals to n by V RT होगा तो n by V means number of moles per unit volume. ये क्या है? concentration ही तो है। So P is equals to CRT. Now I can write pressure of C is equals to concentration of C into RT. We can easily write partial pressure of C here is equals to concentration of C into RT. Partial pressure of D is equals to concentration of D into RT. Partial pressure of B is equals to concentration of B into RT and partial pressure of A is equals to concentration of A into RT. हमने चारों पार्शियल प्रेशर की टर्म्स को यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब जब हमने चारों पार्शियल प्रेशर की टर्म्स को डिफाइन कर दिया तो इसके बाद हम लोग इस Kp की इक्वेशन में इन पार्शियल प्रेशर की टर्म्स को रख देंगे। तो ये Kp is equals to pressure of C की power C. What is pressure of C की power C? It is concentration of, we can easily write concentration of C into RT की power C. See, यहाँ पर PC is equals to C, concentration of C into RT था, तो pressure of C की power C यानी कि concentration of C into RT की power C. Similarly, we can write for PD here. PD is concentration of D into RT की power D divided by concentration of A into RT की power A and concentration of B into RT की power B. So now Kp is equals to, कंसंट्रेशन टर्म्स को कॉमन ले लीजिए बाहर और RT की टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। सो वी कैन राइट कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B इनटू ऊपर RT। यहाँ पर देखिए दोनों का बेस कॉमन है, तो बेस कॉमन होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। दिस इज C प्लस डी डिवाइडेड बाय नीचे आएगा RT की पावर A प्लस B। ये RT की पावर A प्लस B को ऊपर ले जाइए। सो Kp इज इक्वल्स टू, व्हाट इज दिस टर्म? दिस टर्म इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ देयर मोल पर लीटर। सो दिस इज Kc इनटू RT की पावर C प्लस डी माइनस ऑफ A प्लस B। इसी चीज को हम लिखते हैं Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा N। ये हमारा फाइनली
वो रिलेशन डिराइव हो गया कि हाउ द Kp इज रिलेटेड टू Kc, हाउ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर मोल पर लीटर कंसंट्रेशन. सो Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा n. व्हाट इज दिस डेल्टा n? ये डेल्टा n क्या सजेस्ट करता है वो मैं जस्ट एक मिनट में अभी आपको समझाने वाला हूं कि व्हाट इज दिस डेल्टा n. अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए. दिस इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फेज स्पीशीज. गैस फेज स्पीशीज के चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स हैं जिनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है एक एग्जांपल की हेल्प से अभी देखेंगे फटाफट से कि Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n में डेल्टा n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है क्लास 11th के अंदर. ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n कैसे फाइंड आउट किया जाता है. इसके बाद फटाफट से हम लोग इक्वेशन को लिखकर एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर डेल्टा n की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे. सो वी नो दैट Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस स्पीशीज. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव this reaction H2 plus I2, both are in gaseous phase, both are in gaseous phase converting into 2 moles of Hi which is also gaseous phase. Now for this reaction what is delta n? What is delta n is equals to number of moles of gas phase species in products. प्रोडक्ट में कितनी गैस फेज स्पीशीज हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स माइनस नंबर ऑफ ऑफ गैस फेज स्पीशीज इन रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट में कितने हमारे पास गैस फेज स्पीशीज हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स को हम प्रोडक्ट से माइनस कर देंगे. सो डेल्टा n इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट में कितनी गैसियस स्पीशीज हैं, ऑब्वियसली यही मेरा प्रोडक्ट है 2Hi, तो यहां पर कितनी गैस कितने मोल प्रेजेंट है 2 मोल्स. सो दिस इज 2 माइनस रिएक्टेंट के टर्म्स में देखिए माइनस करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फेज स्पीशीज इन रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट में ये हैं कितने मोल गैस फेज स्पीशीज हैं तो 1 मोल हाइड्रोजन है 1 मोल आयोडीन है. सो 1 and 1 2. सो दिस इज 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. अगर डेल्टा n 0 है इस केस में Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा n. अगर डेल्टा n 0 हो जाएगा सो वी कैन राइट Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर 0. और जिसकी पावर 0 होती है आपको तो वैल्यू पता है, बहुत होशियार है, Kp इज इक्वल्स टू Kc हो जाएगा, यानी कि RT की पावर 0 तो वैल्यू 1. सो Kp इज इक्वल्स टू Kc. इस इक्वेशन के लिए, इस केमिकल इक्वेशन के लिए जो Kp है, जो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो Kc के बराबर होगा. आई होप ये एग्जांपल आपको समझ आया है. इसके बाद एक और एग्जांपल हम लोग फटाफट से देख लेते हैं. हेबर्स प्रोसेस के अकॉर्डिंग अमोनिया का प्रोडक्शन, तो उस केस में हमारे पास कैसे हम लोग Kp और Kc को डिफाइन कर पाते हैं. तो वी हैव सेकंड एग्जांपल हियर that N2 gas reacts with 3 moles of hydrogen gas to give you 2 moles of NH3 gas. ठीक है, इस केस के लिए हम लोग देख लेते हैं कि डेल्टा n की वैल्यू क्या होगी. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फेज स्पीशीज इन प्रोडक्ट्स. गैस फेज स्पीशीज इन प्रोडक्ट कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स 2. सो दिस इज 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फेज स्पीशीज इन रिएक्टेंट. 1 मोल नाइट्रोजन गैस है 3 मोल हाइड्रोजन गैस है तो 1 and 3 4, यानी कि 2 minus 4 इज इक्वल टू -2. अब डेल्टा n की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n. डेल्टा n -2 पुट करेंगे Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर -2 और Kp इज इक्वल टू Kc अपॉन RT का होल स्क्वायर. ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी. अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं Kp इज इक्वल टू Kc अपॉन RT का स्क्वायर. इसी तरीके से बेटा आपको मैं कोई भी जनरल रिएक्शन दे दूं, कोई भी रिएक्शन दे दूं, आपको सबसे पहले डेल्टा n फाइंड आउट करना है. डेल्टा n फाइंड आउट करते ही आपको इक्वेशन में पुट करना है Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n. और डेल्टा n आप पुट करते ही आप देखेंगे कि Kp की इक्वेशन जो Kc के लिए रिलेशन है वो किस तरीके से हमारा चेंज हो जाता है. आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा.
तक, ठीक है। अब आगे हम लोग जो कंटिन्यू करने वाले हैं वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लास 11th केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, और शायद एक ऐसा प्रिंसिपल जिससे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछने के पूरे चांसेस होते हैं। दिस इज योर ली-शैटेलियर प्रिंसिपल। दिस इज योर ली-शैटेलियर प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग whenever a reaction at equilibrium is subjected to a change, जब भी हम किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर एक रिएक्शन में कोई भी चेंज करते हैं, is subjected to a change, the reaction will move in that direction where the change can be minimized, जहां पर चेंज को मिनिमाइज किया जा सके। आप हमेशा रिएक्शन को उस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। आप क्या लेकर जाएंगे? रिएक्शन ही उस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हम फटाफट से देखते हैं कि किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में टेम्परेचर चेंज करने पर इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जाएगा या फिर राइट हैंड डायरेक्शन में जाएगा। मैं फिर बता देता हूं, अकॉर्डिंग टू ली-शैटेलियर प्रिंसिपल, व्हेनेवर अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज, the reaction will move in that direction where the change can be minimized, जहां पर चेंज को मिनिमाइज किया जा सके। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फटाफट से देख लेते हैं। यहां पर दो चीजें पढ़ेंगे। नंबर 1, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। भाई हमें टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है तो हमें नेचर भी पता होना चाहिए रिएक्शन का। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लेट अस सपोज A and B are reacting together to give you C plus D, right? A plus B giving you C plus D with the removal of heat. Now for this case delta H is going to be negative, है ना। थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू है, चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द रिएक्शन शुड बी नेगेटिव, क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज होता है। दिस माइनस साइन शोज द रिमूवल ऑफ द हीट। नाउ A plus B giving you C plus D with heat. If you are increasing the temperature, ये रिएक्शन है हमारे पास। इस रिएक्शन में हमने एक्सटर्नल टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया। आप मुझे बताइए, एक रिएक्शन है जो हो रही है, उसके बाद हीट भी उससे रिलीज हो रहा है, आप भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो क्योंकि रिएक्शन में से भी हीट रिलीज हो रहा था और आप भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो जो हीट की क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, जो एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये रिएक्शन अपने आप को एक उस डायरेक्शन में ले जाना पसंद करेगी जहां पर जो आप टेम्परेचर दे रहे हो उस टेम्परेचर को ये अपने अंदर एकोमोडेट करा सके, उस हीट को अपने अंदर एकोमोडेट करा सके। जैसे हमने पढ़ा है ली-शैटेलियर प्रिंसिपल कि व्हेनेवर अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज, द रिएक्शन विल मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर द चेंज कैन बी मिनिमाइज, जहां पर हम चेंज को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो उसमें से हीट भी निकल रही है, लेकिन अगर रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाऊं, कोई भी रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्सोथर्मिक है तो देन ऑब्वियसली उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर को अपने अंदर, हीट को अपने अंदर एकोमोडेट करा सकता है। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड, हमारा इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए देख लिया। अब फटाफट से एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए भी देख लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होगा, अभी आपने समझ ही लिया। ऑब्वियसली एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी हीट एब्जॉर्ब होती है, तो फटाफट से देखते हैं रिएक्शन कैसे हो सकती है। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, suppose A and B are reacting together to give you C plus D. For this case the heat is written towards the reactant side because we know कि heat is absorbed during endothermic reaction. Obviously delta H is going to be positive. इस केस के लिए जो एंथैल्पी है हमारा थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द रिएक्शन मस्ट बी पॉजिटिव। हीट इज absorbed in the reaction medium.
तो अगर ये रिएक्शन है हमारे पास, नाउ सपोज वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, क्योंकि रिएक्शन को होने के लिए हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब आप भी टेम्परेचर दे रहे हो, आप भी हीट दे रहे हो सिस्टम को, तो सिस्टम क्या करेगा, उस एक्सटर्नल हीट को अपने अंदर एकोमोडेट कराने की कोशिश करेगा, और जितनी ज्यादा हीट होगी रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड, मींस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड। इस केस में जो हमारी रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। आई सपोज इतना आपको क्लियर होगा आज, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर और साथ में इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस और एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, इन सारे इफेक्ट्स को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। आई सपोज इतना क्लियर हो गया होगा। जो भी क्वेरी है फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो अभिषेक सर, क्या हाल? अरुण सर, आप? यस, मैंने कहा जो अभिषेक सर की क्लास 1 घंटे से मैं लगातार अभिषेक सर की क्लास को वॉच कर रहा था। एटलीस्ट मुझ जैसे बंदे को भी केमिस्ट्री बहुत अच्छे समझ में आने लगी, तो होप सो आप लोगों को तो मजा आ ही रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके रिव्यू, क्योंकि हमने काफी मेहनत से इन्हें ढूंढ के लेकर आए हैं काफी दूर से, पता चले आप लोगों के केमिस्ट्री के रिगार्डिंग क्या रिव्यूज हैं। तो प्लीज जो भी आपके रिव्यूज हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम उसमें और इंप्लीमेंट कर पाए जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। व्हाटएवर प्रॉब्लम तो अभी होंगी नहीं केमिस्ट्री में। और जब केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो मुझे फिजिक्स का खतरा महसूस होने लगा है कि बच्चे केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, फिजिक्स में कम ले रहे हैं। बट दोनों सब्जेक्ट को एक साथ लो ताकि अच्छे से स्कोर बने। 70 इधर है, 70 इधर है, 140 मार्क्स है 500 में से, और पूरे के पूरे ही आने चाहिए। तो जो भी आपके रिव्यूज हो फटाफट इस वीडियो के अंदर डालिए, और मेरे को लगता है कम से कम 500 लाइक तो बनते हैं। इतना तो आप एबीएस फैमिली के लिए कर ही देंगे। तो एक बार फिर से एबीएस फिजिक्स फॉर यू के लिए 500 लाइक्स इस वीडियो पे, सबसे उम्मीद यही है, ठीक है। ओके, बाय।